हेलो दोस्तों, मैं विनय गुप्ता फिर से स्वागत करता हूं आपका सक्सेस पॉइंट मैथ्स की पाठशाला में। और आज हम सीखने वाले हैं हेनरी फॉवेल्स के प्रिंसिपल के बारे में, हेनरी फॉवेल्स थ्योरी के बारे में आज सीखने वाले हैं। हेनरी फॉवेल्स की थ्योरी सीखने से पहले हम हेनरी फॉवेल्स के बारे में जानेंगे, तब जाके उनके प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर से, जिसमें हेनरी फॉवेल्स की थ्योरी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये बोर्ड के क्वेश्चंस अपने को आते ही आते हैं हेनरी फॉवेल्स के प्रिंसिपल। तो जो भी हम पढ़ेंगे उसको ध्यान से सुनिए, देन उसके बाद लिख के उसको प्रैक्टिस करिए कि क्या जो हमने लिखा हुआ है क्या हम लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। क्योंकि जो हम बताते हैं वो कहानी के रूप में बताते हैं। अगर हमें स्टोरी पूरी समझ में आ जाती है तो पूरी हमारी थ्योरी भी समझ में आ जाती है। तो हमारे जो हम स्टडी कर रहे हैं अभी, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, तो हमारा मेन मोटो ही है, हमारा मेन एम है कि हम पढ़ते पढ़ते ही सारी थ्योरी को लर्न कर डालें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में पहला हेनरी फॉवेल्स प्रिंसिपल के बारे में। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हेनरी फॉवेल्स कौन थे। हेनरी फॉवेल्स एक्चुअली थे कौन, उन्होंने 14 प्रिंसिपल क्यों दिए, उसके पीछे तो कुछ रीजंस होगा ना हमारा कि उन्होंने 14 प्रिंसिपल देने के पीछे उनका रीजंस क्या था। तो हेनरी फॉवेल्स का जो जन्म हुआ था 1841 में फ्रांस जिले में हुआ था। फ्रांस है, उस फ्रांस में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने फ्रांस से ही अपनी पढ़ाई चालू रखी। 1860 में जब ये 19 ईयर के थे तब इन्होंने अपनी डिग्री की पढ़ाई कंप्लीट की और डिग्री की पढ़ाई इन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग में कंप्लीट की। जब इन्होंने डिग्री की पढ़ाई कंप्लीट कर ली तो इनको जॉब लग गई और जॉब इनकी अप्लाई हुई कोल माइनिंग इंडस्ट्री में। कोल माइनिंग इंडस्ट्री में इन्होंने जॉब किया। अच्छा अनुभव होने की वजह से, अच्छा कंपनी में अच्छा अनुभव होने की वजह से इनका प्रमोशन हो गया और प्रमोशन के तौर पे इनको कंपनी का एमडी बना दिया गया एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। ये बहुत बड़ा पोस्ट होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया कंपनी का। जब ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने उस कंपनी का, उस समय कोल माइनिंग इंडस्ट्री की हालत बहुत खराब थी। ऐसा होता था कि कंपनी कब बंद हो जाएगी। एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर अब क्या किया जाए उन्होंने सोचा, तो उन्होंने अपने खुद के प्रिंसिपल बनाए। उन्होंने खुद के प्रिंसिपल बनाए कि कंपनी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने ऐसे ही सोचा और उन्होंने जो प्रिंसिपल बनाए उसी प्रिंसिपल को उन्होंने कंपनी के ऊपर अप्लाई कर दिया। कुछ सालों बाद जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस जो लो थी, कंपनी बंद होने के कगार पे, अपने प्रिंसिपल अप्लाई होने के बाद कुछ सालों बाद कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस क्या हो गई, बहुत ही हाई हो गई, मतलब बहुत ही ऊपर चले गए, कंपनी प्रॉफिट में जाने लगी। तो जो उन्होंने 14 प्रिंसिपल बनाए उसी 14 प्रिंसिपल को आज हम क्या करेंगे, सीखेंगे। चलिए, तो हेनरी फॉवेल्स के जो 14 प्रिंसिपल है उसको याद कैसे करेंगे। 14 पॉइंट्स है, 14 पॉइंट याद कैसे होंगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने एक कोड दिया है, एक स्मार्ट कोड दिया है, वो कोड ध्यान से देखिए कि कोड एक्चुअली है क्या। तो एक डॉटर होती है, अपने पापा से क्या पूछती है, डैड UCUSSR। देखो यही कोड है हमारा, डैड UCUSSR। तो डैड का रिप्लाई क्या आता है, OIC। मतलब कि जो हमारा कोड है वो क्या है, डैड UCUSSR। डैड ने क्या रिप्लाई किया, OIC। डैड का D, देखो ये डैड है ना, तो यहाँ पे डैड, D का डिवीजन ऑफ वर्क, A का अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, D का डिसिप्लिन, U का यूनिटी ऑफ कमांड, डैड U। देखो यहाँ पे U लिखा है, U। S C, ये 3 पॉइंट है C के, सब ऑर्डिनेशंस ऑफ इंटरेस्ट, E का इक्वलिटी, स्प्रिट द कोर्स, E का, तो डैड UC हो गया। अब आता है USSR। तो इसको याद करने के लिए हमारा है U का यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, USSR।
R, U यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर्स, स्केलर चेन S का और R का रेमुनेशंस। देन अगेन हमारे पास OIC, तो डेट का रिप्लाई क्या आता है OIC। O का मतलब ऑर्डर, I का मतलब इनिशिएटिव और C का मतलब सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो जो हमारा कोड था वो कोड क्या है मेरा डैड UCUSSR, तो डैड का रिप्लाई क्या आता है OIC। आप इसको बार बार पॉइंट्स को थोड़ा सा एक बार लिख कर प्रैक्टिस करो। डैड का डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन, U यूनिटी ऑफ कमांड, C सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, इक्वलिटी इन स्पिरिट ऑफ डिकोर्स, USSR यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ टेंसर, स्केलर चेन एंड द रेमुनेशंस, ऑर्डर, इनिशिएटिव एंड द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सो ये मेरे पास कोड है जिसको आपको याद रखना है, या ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। ये कोड कभी भी आप एग्जाम में नहीं लिखोगे। ये जो कोड है ना वो कभी भी आप एग्जाम में लिखने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये आपको बस हमने लर्न करने के लिए बोला कि हाँ इसको आपको लर्न करना है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में पढ़ेंगे। डिवीजन ऑफ वर्क, तो मेरा जो पहला पॉइंट है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क कहने का मतलब मेरे को क्या हुआ, काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। और देखो कैसे होगा, ध्यान देना, क्योंकि जो हम पढ़ेंगे ना वो एक कहानी है, हमारी स्टोरी है, और उस स्टोरी को हमें बोलना है और लिखना है। जो मैं बोल रहा हूँ देन वही चीज मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ। ठीक है, तो आप सुनो, देन उसके बाद उसको रीडिंग करो कि क्या मैंने जो बोला वो क्या मैंने लिखा क्या यहाँ पे, और आप प्रैक्टिस करो लिखने की। ठीक है, तो सबसे पहले आता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब जितने भी हमारे वर्क हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अब इससे क्या होगा उसका रीजंस भी बता देते हैं आपको। मान लो एक एग्जांपल समझो, मान लो कि हम कंपनी में हम बैंक में जाते हैं। तो बैंक में जाने के बाद हम देखते हैं कि छोटे छोटे काउंटर बने रहते हैं। एक FD का अलग काउंटर बने रहेगा, पासबुक एंट्री का अलग बने रहेगा, चेक डिपॉजिट का अलग बने रहेगा, कैश विड्रॉ का अलग बने रहेगा, कैश डिपॉजिट का अलग काउंटर रहेगा, लोन वाला अलग डिपार्टमेंट रहेगा। ठीक है, और नया अकाउंट ओपन करने के लिए अलग काउंटर रहेंगे। इससे क्या होगा, मैंने सब वर्कर को अलग अलग काम दे दिया कि ये काम आपको करना है। उससे क्या होगा, ये सारे काम क्या होंगे, प्रॉपर होंगे, टाइम भी क्या बचेगा। अगर मान लो मैंने यही काम जो बैंक का मैनेजर है मैंने उसको बोला कि ये सारे वर्कर काम नहीं करेंगे, आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो बैंक वाला जो मैनेजर, बैंक का मैनेजर जो होगा वो क्या करेगा, कोई आएगा तो FD बनाएगा, कोई आएगा तो लोन पास करेगा, कोई आएगा तो किसी का पासबुक एंट्री करेगा, किसी का कैश डिपॉजिट करेगा। इससे क्या होगा, वो परेशान हो जाएगा, टायर्ड हो जाएगा पूरा। 1 घंटे आधे घंटे उसने अच्छे से काम किया, उसके बाद जैसे ही वो उसने काम करना चालू किया, आगे बढ़ा, तो थक जाएगा, टायर्ड हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, और बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो छूट जाएंगे। समझ आ रहा है, छूट जाएंगे। तो जो छूट जाएंगे काम वो फिर दोबारा पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए क्या लगेगा, बहुत समय लगेगा। मतलब कि एक मैनेजर से ये पूरा पॉसिबल नहीं है। तो वही बोला हेनरी फॉवेल्स ने, क्या बोला कि जो भी, ध्यान देना, अब यहीं से हमारा थ्योरी चालू हो जाता है। तो हेनरी फॉवेल्स ने बोला कि जो भी वर्क होते हैं उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में सब डिवाइडेड कर दो, मतलब कि डिवाइड कर दो, सब पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जो भी एम्प्लॉय होंगे कंपनी को, उनके स्किल के हिसाब से, उनके नॉलेज के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको क्या दे दो, जॉब प्रोवाइड कर दो। मतलब वो पार्ट हमें दे दो, वो पार्ट वर्क के लिए दे दो। समझ गया इतना। किसी को फाइनेंशियल को दे दो, किसी को अकाउंटिंग का काम दे दो, किसी को सिक्योरिटी ऑपरेशन का काम दे दो, एंड अदर जो भी कंपनी में वर्क है सबको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जब आप उसको एक अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो वर्कर्स का लोड कम हो जाएगा।
वो क्या होगा, एक जो डिपार्टमेंट रहेगा अपने डिपार्टमेंट को देखेगा, दूसरा वाला डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट को देखेगा, तीसरा वाला अपने डिपार्टमेंट को देखेगा, तो वहां पे एक आदमी का लोड कम हो जाएगा और वो सब पार्ट डिवाइड हो जाएंगे, जिसके द्वारा वो काम भी क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा और हमारा टाइम भी क्या होगा, बचेगा। तो मैंने वही चीज लिखा है, ध्यान दीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मैं यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉल सब पार्ट। आगे सब में छोटे छोटे पार्ट्स में वर्क को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, किसमें पार्ट्स में, स्मॉल सब पार्ट्स में। बस इतना ही याद रखना है। दूसरा, जो आपने वर्क को डिवाइड किया, मतलब कि जो वर्क डिवाइड किया उसको असाइन कर दो किसके अंदर में, डिफरेंट एम्प्लॉय के, उसके कैपेसिटी के हिसाब से, उसके स्किल्स के हिसाब से और उसके इंटरेस्ट के हिसाब से। बोला था, ये हो गया। वर्क किसी को टेक्निकल फाइनेंस काम दे दो, किसी को फाइनेंशियल काम दे दो, किसी को कॉमर्शियल काम दे दो, किसी को सिक्योरिटी का काम दे दो, किसी को अकाउंटिंग का काम दे दो, ये दे दिया। और मैंने एग्जाम्पल अभी बैंक का देखा, वो बैंक का एग्जाम्पल यहाँ पे है, वो लिखना आपको एग्जाम्पल बोर्ड में। इन बैंक 1 person रिसीविंग द कैश, 1 गिविंग द कैश, ठीक है। एंट्री द पासबुक, 1 is giving the loan, 1 is doing the FD, etc. So work is divided in the bank operator efficiently. इतना समझ आ गया डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। अब हमारे पास जो सेकंड पॉइंट्स है वो है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसको हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अथॉरिटी का मतलब पावर टू टेक डिसीजन, और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ध्यान दो। पावर टू टेक डिसीजन, कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जिसके पास डिसीजन लेने का पावर है, जिसके पास डिसीजन लेने का पावर है उसी को क्या बोलते हैं, अथॉरिटी बोलते हैं। उसी के पास क्या होती है, अथॉरिटी होती है। समझ गया, जिसके पास डिसीजन लेने का पावर है उसी को क्या बोलते हैं, अथॉरिटी बोलते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होती है, जिम्मेदारी। तो अब चलो कहानी स्टार्ट करते हैं और कहानी के रूप में हम इसको सीखेंगे और मेरे पूरे पॉइंट्स को भी याद करेंगे। अथॉरिटी क्या हुआ, सुनो समझो यहाँ बात को। मान लो कि आपने एक वर्कर को बोला कि आप कंपनी के मालिक हो और आपने वर्कर को बोला कि आपको ये पेन, ये जो हमारे हाथ में पेन दिख रहा है, वो पेन 100 यूनिट आपको बनाना है। क्या बोला कि आपको ये पेन 100 यूनिट बनाना है, तो आपने उसको क्या दिया, अथॉरिटी दिया या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, क्या दिया, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि आपको ये 100 यूनिट पेन बनाना है। लेकिन हमने उसको अथॉरिटी नहीं दिया, हमने उसको अथॉरिटी नहीं दिया। क्या नहीं दिया, ध्यान से सुनो, बस यही अगर मेरे को ये पॉइंट समझ में आ गया ना, जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ एग्जांपल, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैंने उसको 100 यूनिट पेन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। पेन बना, जैसे ही 60 यूनिट पेन बना, रॉ मटेरियल्स पेन का खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब वो वर्कर क्या देगा, एक्सक्यूजेस देगा। क्या देगा एक्सक्यूजेस, कि रॉ मटेरियल्स क्या था, खत्म हो गया था, इसलिए पेन नहीं बना। समझ गया, हमने तो उसे पावर, हमने क्या दिया था, उसे पेन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, लेकिन हमने उसको पावर नहीं दिया था कि अगर रॉ मटेरियल्स खत्म हो जाएगा तो तुम जाके ये पेन का रॉ मटेरियल्स ला सकते हो, खरीद के ला सकते हो या जाके कहीं से परचेज कर सकते हो। हमने उसको क्या दिया था, सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, अथॉरिटी नहीं दिया था, मतलब उसको डिसीजन लेने का पावर नहीं दिया था कि आपको ये काम कर सकते हो। तो वही हेनरी फॉवेल्स ने वहीं पे बोला। अब समझो यहाँ पे हेनरी फॉवेल्स ने क्या बोला कि जिस पर्सन को आप अगर कंपनी में रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हो ये काम करना है, तो उसको क्या दो, अथॉरिटी भी दो। उसको क्या दो, अथॉरिटी भी दो। क्या अथॉरिटी दो, कि अगर कोई रॉ मटेरियल समाप्त हो जाता है तो आप उसको क्या कर सकते हो, ले सकते हो।
समझ गया, जिससे काम बीच में रुकेगा नहीं, जिससे काम बीच में रुकेगा नहीं। समझ गया वहां पे, तो वही दिया हमने उसको रॉ मटेरियल्स लेने का क्या दो, अथॉरिटी दे दो। तो यही पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया है, अथॉरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजन, यही मैंने लिखा है, पावर टू द टेक डिसीजन व्हेन द वर्क इज असाइन टू ए पर्सन, अगर किसी पर्सन को आप वर्क असाइन करते हो, ही शुड बी गिवन प्रॉपर अथॉरिटी टू कैरी आउट द वर्क, तो उसको क्या दो, पूरी की पूरी अथॉरिटी दे दो कि तुमको ये पूरा काम करना है, आपको ये आप जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो आप उस काम को लेकर क्या कर सकते हो, ले सकते हो। अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी क्या होते हैं, ऑलवेज कम्स विथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले आता है, ठीक है, पावर पहले लेना तब जाके हम क्या लेते हैं, वहां पे डिसीजन लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। एग्जाम्पल जो मैंने मैनेजर्स का दिया था अभी समझाया, वही चीज यहाँ पे लिखा है, बस आपको ये चीज समझना है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज गो हैंड एंड, मतलब एक क्या है, एक दूसरे का हिस्सा है, अगर दोनों अगर एक साथ रहेंगे तो हमारा काम क्या होगा, आसान हो जाएगा। समझेगा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। डी ए हो गया डाइट का, डी हम लोग पढ़ेंगे अब डिसिप्लिन, नेक्स्ट हम लोग थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे डिसिप्लिन, ठीक है। चलिए इसको अब आते हैं, हमारा थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे मैंने सेकंड लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपका थर्ड हो जाएगा। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है हमारे पास डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब अगर मैं बोले, रूल्स एंड रेगुलेशंस इन ऑर्गेनाइजेशंस। अब ध्यान दो, रूल्स एंड रेगुलेशंस, हेनरी फॉवेल्स ने क्या बोला कि सबके लिए रूल्स सेम होने चाहिए, कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं काम कर रहे हैं सबके लिए रूल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन सेम होने चाहिए। जो हमारा मैनेजर का रूल होगा, मैनेजर के रूल भी सेम रखो, एम्प्लॉय के लिए भी रूल क्या रखो, सेम रखो, रूल्स किसी के लिए डिफरेंट नहीं होने चाहिए। अगर हमारे पास 10 वर्कर हैं तो 10 वर्कर अगर काम करें तो 10 वर्कर्स के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या रखो, सेम रखो। डिसिप्लिन होना चाहिए कंपनी में, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब क्या हुआ, सुनो, हर एक कंपनी में डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी में डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन को एक हम क्या बोल सकते हो, अनुशासन, क्या बोल सकते हैं, अनुशासन। अगर आपकी कंपनी में अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो आपकी कंपनी को गोल अचीव करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। मतलब कि कोई आपका कहना मानेगा नहीं, मतलब कि आपने बोला कि ये काम करो तो बंदा एकदम क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, अरे छोड़ो क्या करना है, नहीं। कंपनी के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, सबसे मोस्ट एसेंशियल थिंग्स होता है, ध्यान दें आप। अकॉर्डिंग टू द फॉवेल्स, डिसिप्लिन इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस। यही पॉइंट्स आपको लिखना है, बस एक पॉइंट सब समझ में आ गया ना, सब आ गया। डिसिप्लिन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मोस्ट एसेंशियल पार्ट है। डिसिप्लिन हेल्प टू अचीव द गोल सेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन ही हमें बताता है कि हमें गोल्स को क्या करना है, अचीव करना है। गुड डिसिप्लिन, अगर अच्छा डिसिप्लिन रहेगा तो हमारा रिजल्ट भी क्या आएगा, अच्छा आएगा, और सबसे ज्यादा क्या होगा, इफेक्टिव लीडरशिप हमारे अंदर जानेगा। आगे समय इतना नोट कर लीजिए इसको, और इतना आप समझ लो, पहले जो मैंने पॉइंट्स बोला वहां पे ये करो। अब आते हैं हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है यूनिटी ऑफ कमांड। डैड यू CUSSR, तो यू आ गया, यूनिटी ऑफ कमांड। ध्यान दीजिएगा भाई, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या हुआ कि अब देखो, अगर एक एग्जांपल समझो, एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। मैं स्कूल में हूं और स्कूल में मेरे को मैथ्स के टीचर ने बोला कि जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ, मुझे बोला, ठीक है, एक गिलास पानी लेकर आओ। उसी समय साइंस के टीचर आ गए और साइंस के टीचर ने आकर मुझसे क्या बोला कि जाओ और मेरी स्टाफ रूम में मेरा एक बुक रखा है वो लेकर आओ। मैं किसकी बात सुनूंगा, मैं तो कंफ्यूज हो गया ना कि मैं किसकी बात सुनूंगा वहां पे, ना इनका बात मानूंगा तो ये नाराज हो जाएंगे, पहले इनकी बात मानूंगा तो ये नाराज हो जाएंगे, मतलब वो कंफ्यूजन हो जाएगा वहां पे, ठीक है, लोगों के अंदर क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो यही पॉइंट्स यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर आती है।
अब क्या हो गया ध्यान दो, एक बार हमारे कंपनी में एक बॉस के अंदर एक ही सबऑर्डिनेट होने चाहिए, एक बॉस के अंदर एक सबऑर्डिनेट होने चाहिए जिसको वो ऑर्डर दे सके। अगर कंपनी में अगर एक बॉस है और बॉस के अंदर अगर 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो 11वां कोई और बॉस आकर उस कंपनी का उस 10 एम्प्लॉय को कुछ ना बोले, सिर्फ ये बॉस उसे ऑर्डर दे ये काम करना है, तो ये 10 एम्प्लॉय इसके अंदर ही काम करके उसका कहना माने। समझ गया वहां पे? तो जो काम करने वाले वर्कर्स हैं वो एक ही बॉस को ऑर्डर को ले। समझ गया वहां पे? अब ध्यान दो यहाँ पे, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एवरी एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर या बॉस ओनली। मतलब कि जो हमारे पास ऑर्डर्स होंगे, वो जो एम्प्लॉय होंगे वो एक ही सुपीरियर उसको क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बॉटम। ठीक है, इफ द एम्प्लॉय रिसीव ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर, अगर उसके पास क्या थे, अगर एक से ज्यादा सुपीरियर ऑर्डर देते हैं, ही विल कंफ्यूज, वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, एंड विल नॉट बी एबल टू वर्क विद द कंसंट्रेशन, और काम पे अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाएगा। द विल वर्क नॉट बी परफॉर्म प्रॉपरली, और काम अच्छे से नहीं होगा। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया, ध्यान देना। एग्जाम्पल समझ में आ गया तो इतना समझ में आया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल लिखा है, देखो यहाँ पे, इफ द एम्प्लॉय ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ध्यान दें यहाँ पे एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो आपको समझ में आ जाएगा। इफ द एम्प्लॉय ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज आस्क्ड गो स्लो इन द प्रोडक्शन, मतलब एक हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अपने एम्प्लॉय से क्या बोला कि आप थोड़ा स्लो काम करो, जिसके द्वारा हमारी क्वांटिटी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड होता रहेगा वो क्या होगा, मेंटेन रहेगा, क्वालिटी अच्छी रहेगी बाय द प्रोडक्शन। ठीक है, जो हम प्रोडक्शन बनाएंगे तो उसका क्या रहेगा, उसका क्वालिटी मेंटेन रहेगा। तो प्रोडक्शन इंचार्ज क्या बोलता है या सेल इंचार्ज क्या बोलता है, वो बोलता है कि थोड़ा सा फास्ट काम करो, थोड़ा सा फास्ट काम करो, जिसके द्वारा जो पेंडिंग ऑर्डर भी वो भी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। समझ गया? देखो वही एग्जांपल है, क्वालिटी जो हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आकर उस एम्प्लॉय को बोलता है जो कंपनी में काम कर रहे हैं, उसको बोलता है कि थोड़ा सा स्लो वर्क करो, ज्यादा तेज काम मत करो, अगर स्लो वर्क करोगे तो हमारी क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड रहेगा वो भी मेंटेन रहेगा। उसके बोलने का भी मतलब सही था। ठीक है, प्रोडक्शन इंचार्ज आता है कुछ देर बाद या सेल्स इंचार्ज आता है, वो क्या बोलता है, थोड़ा सा काम तेज कर दो, थोड़ा सा वर्क थोड़ा सा और तेज आगे बढ़ाओ, हाथ आगे बढ़ाओ, कि जिसके द्वारा जो बचे हुए पेंडिंग्स हैं या जो पुराने पेंडिंग्स हैं वो भी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो एम्प्लॉय किसकी बात सुनेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात सुनेगा या सेल्स इंचार्ज की बात सुनेगा? वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, तो वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं दे पाएगा। तो ये होता है हमारे पास यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि अगर हमने 10 वर्कर बनाए तो 10 वर्कर को किसी एक सुपरवाइजर के अंदर दे दो कि आपको इसके अंदर 10 दो, 20 दो, 50 दो, जो भी आपको, लेकिन उसको ऑर्डर देने वाला एक ही सुपरवाइजर होगा, दूसरा सुपरवाइजर आकर उसको बोलेगा नहीं। आगे समझ पॉइंट्स? तो बस इसको आप खुद से रिवाइज कर लो, जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया है वही पॉइंट्स यहाँ पे आप देख लो। तब आते हैं सबऑर्डिनेशन। Unity of organization, every employee should be receive order from the superior या boss only, each applicable from the top of the bottom, and he employee receive order more than अगर more than एक superior से अगर कोई बात सुनता है, he is confused, will able to work with concentration and not be perform the properly। और जो एग्जाम्पल मैंने बोला वो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखना है, वहाँ पे समझ गया? यहाँ पे चलिए नोट डाउन कर लीजिए, इसको या रिवाइज कर लीजिए और खुद से लिखने की प्रैक्टिस करिए। तब हम लोग आते हैं 4th पॉइंट पे। अब हमारा आता है सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट कहने का मतलब ट्रांसफर। ध्यान दो, अब थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कि जो हमारे पास इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, उसको आप जनरल इंटरेस्ट में बनाओ, जनरल इंटरेस्ट में कंप्लीट करो। कैसे? ध्यान दो, इंडिविजुअल इंटरेस्ट कहने का मतलब कि अगर कोई कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय है तो वो खुद के बारे में सोच रहा है, तो वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो रहा है।
समझ गए ना वहां पे। और जनरल इंटरेस्ट का मतलब खुद का के बारे में ना सोचकर वो किसके बारे में सोचे, पूरी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सोचे, पूरी कंपनी के बारे में सोचे। तो अपने अंदर इंडिविजुअल इंटरेस्ट मत रखो, खुद का इंटरेस्ट मत रखो, वो किसके बारे में सोचो, पूरी कंपनी के बारे में सोचोगे। अगर आप खुद के बारे में सोचते हो तो कंपनी कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आप पूरी कंपनी को लेकर सोचते हो कंपनी में ये चीज काम होना चाहिए, ये चीज रुका, तो कंपनी क्या होगी वहां पे, डेवलप होगी। समझ गए वहां पे। एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा एग्जांपल समझिएगा वहां पे। मान लो एक कंपनी का मैनेजर है, उसको कुछ रॉ मटेरियल्स परचेज करने हैं कंपनी के लिए। तो उसने क्या किया कि उसने अपने रिलेटिव को ऑर्डर दे दिया। उसने क्या किया, रिलेटिव को ऑर्डर दे दिया कि जाओ ये रॉ मटेरियल्स मुझे भेजना है। तो क्या उसका हुआ, रिलेटिव ने दाम थोड़े महंगे बेच दिए, जो कॉस्ट था एक्चुअल उससे थोड़ा महंगा लगा दिया। मैनेजर ने तो ऑर्डर दे दिया अपने रिलेटिव को। इसमें प्रॉफिट किसका हुआ, फायदा किसका हुआ, रिलेटिव को फायदा हुआ, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी को फायदा हुआ नहीं हुआ। उसने सोचा कि चलो मैनेजर का ऑर्डर आ रहा है, मेरे रिलेटिव का ऑर्डर, तो उसने कुछ ज्यादा पैसा बताकर लगा लिया। उसने कहीं पे भी जांच पड़ताल नहीं किया कि ये चीज हुआ। तो उसने अपने बारे में सोचा, अपने घर वालों के बारे में सोचा, उसने कंपनी के बारे में नहीं सोचा। तो वही हेनरी फॉवेल्स ने बोला कि आप अपने बारे में ना सोचकर, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में ना सोचकर, आप किसके बारे में सोचो, जनरल इंटरेस्ट, मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, पूरी कंपनी के बारे में सोचो। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंट देन द इंटरेस्ट ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अपने आप को कम इंपॉर्टेंस देकर आप किसके बारे में ज्यादा इंटरेस्ट दो, होल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंटरेस्ट दो। द मैनेजर शुड ऑलवेज कंसीडर द इंटरेस्ट ऑफ होल ग्रुप rather than the interest of single employee। मतलब कि अगर उसको किसी एक सिंगल एम्प्लॉय को लेकर इंटरेस्ट नहीं देना है, और कंपनी में अगर सिंगल एम्प्लॉय है तो उसके प्रति उसको ज्यादा लगा है, उसके रिलेटिव है तो उसको लेकर नहीं, अगर उसको ध्यान देना है, पूरा इंटरेस्ट लेना है तो किसको लेना है, पूरे ग्रुप को लेकर चलना है साथ में, एक पर्सनली इंटरेस्ट लेकर नहीं चलना है। एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ध्यान देना। इन एवरी गेम द प्लेयर आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द विनिंग द मैच इन द टीम रेदर देन देयर इंडिविजुअल रिकॉर्ड। मतलब क्या सोचता है वहां पे कि अगर कोई टीम है, अगर मान लो क्रिकेट की टीम है या किसी को फुटबॉल पसंद है तो फुटबॉल की टीम ले लो। तो अगर कोई क्रिकेट की टीम है तो क्रिकेट की टीम अगर सोचेगी कि मुझे ये मैच जीतना है, एज अ टीम के हिसाब से सोचेगी तो वो जीत जाएगी। अगर उसमें से कोई बंदा होगा वो सोचेगा मुझे रिकॉर्ड बनाना है, तो क्या टीम जीतेगी, नहीं जीतेगी। अगर वो टीम पूरे ग्रुप को लेकर, पूरे टीम अपने टीम को लेकर सोचेगी तो वहां पे मैच क्या होगा, विन हो जाएगा। अगर वही टीम अपने खुद के रिकॉर्ड को बनाने को सोचेगी और दूसरे के रिकॉर्ड को ब्रेक करने को सोचेगी तो वहां पे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन जो भी टीम होगी वो क्या होगी, टूटेगी, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसका मतलब हुआ सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हमेशा इंडिविजुअल इंटरेस्ट को न लेकर हमेशा जनरल इंटरेस्ट को लो। इंडिविजुअल का मतलब खुद के इंटरेस्ट को लेकर, अपने एक पर्सनली के बारे में सिंगल एम्प्लॉय को इंटरेस्ट ना देकर आप पूरी होल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर सोच रहे हो तो हमारी कंपनी क्या होगी, आगे बढ़ेगी। इतना समझ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, इक्विटी। इसको देख लीजिए एक बार, अब ध्यान दो यहाँ पे। अब आता है इक्विटी या इक्वलिटी भी बोल सकते हो। इक्विटी का मतलब क्या हुआ, समान। ठीक है, अब समझो यहाँ पे, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करो। इस प्रिंसिपल में क्या बोला गया हेनरी फॉल ने कि जितने भी एम्प्लॉय हैं, ऑल एम्प्लॉय हैं, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। मतलब कि अगर मैनेजर है तो मैनेजर अगर क्या काम करता है कि अगर अभी ऊपर ही पढ़ा था कि अगर सारे एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉय कंपनी में, अगर मान लो ये 4 एम्प्लॉय हैं तो 4 एम्प्लॉय के प्रति इक्वल इंपॉर्टेंस दे। या पूरी ऑर्गेनाइजेशन हो गई तो वो ऑर्गेनाइजेशन सबके लिए इक्वल इंपॉर्टेंस थे। अगर एक को सजा मिल रही, जो सजा अगर किसी वर्कर को गलती करने पे अगर मिलती है, वही सजा मैनेजर को भी मिले,
गलती करने पे, समझ गए? वहां पे उसको बोलते हैं इक्विटी या इक्वलिटी। एक एग्जांपल समझो। अब उससे क्या होगा अगर ऐसी बात होगी, अगर नहीं दिया ऐसा तो क्या पॉसिबल है? भेदभाव। क्या होगा? भेदभाव। उसके प्रति ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर क्या होगा? एक अलग ही सोच हो जाएगी और अच्छे से काम वो नहीं करेगा, पता है ना? अब ध्यान दो, एक समझो बात। एक क्लास है, क्लास में एक अच्छा बच्चा रहता है जो पढ़ने में बहुत ही तेज रहता है और एक बहुत ही वीक रहता है, बहुत ही गधा रहता है, ठीक है? दोनों क्लास में बहुत देर से आते हैं, 10 मिनट लेट हो जाता है या 20 मिनट लेट हो जाता है। एक पहली बेंच पे बैठता है, जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा रहता है वो पहली बेंच पे बैठता है, और जो सबसे लो रहता है, जो पढ़ने में कुछ पढ़ता ही नहीं है, वो सबसे पीछे बैठता है। तो जो हमारे पास, अगर अब समझो यहाँ पे क्लास में 20 मिनट लेट आ गया, तो जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा आता है उसको मैडम बिना कुछ बोले हुए उसको अपने जगह पे बैठा देती है। लेकिन जो उसी के साथ लेट आया तो उसको मैडम ने उसको पनिश किया, उसको क्लास के बाहर बनाकर मुर्गा बना दिया या उसको डंडे से मारा, कुछ भी किया। अब बताओ उस बच्चे के प्रति उस मैडम के लिए कुछ होगा? एक निगेटिव थिंकिंग आ जाएगी, सोच उनकी अलग आ जाएगी मैडम को। जब तक वो स्कूल में रहेगा तब तक वो मैडम के लिए क्या सोचेगा? गलत ही सोचेगा, या जो सर के लिए होगा वो भी गलत सोचेगा। तो यही चीज सेम ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है, सेम इम्प्लीमेंट। सबके साथ इक्वल व्यवहार करो। जो गलतियां अगर हमारे पास वर्कर को लेकर सजा दी जाती है, वही गलती अगर मैनेजर करता है तो उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो एक वर्कर को मिलती है। मतलब सबके साथ कोई भी अलग भेदभाव नहीं करना चाहिए। ना वहाँ पे कोई सेक्स देखना है, कोई मेल है कि फीमेल है, ना कोई रिलीजियस देखना है, ना तो कोई लैंग्वेज देखना है, ना तो कोई कास्ट देखना है। सबके लिए क्या होना चाहिए? सेम रूल्स होने चाहिए। ध्यान दो, यहाँ पे लिखा है वहाँ पे This principle fear the equal treatment of the employee. Managers should be kind of fair of their subordinate. Subordinate का मतलब employee बोल सकते हो। There should be any discriminations between the employee. मतलब किसी के साथ अलग भेदभाव नहीं। Equity means no discriminations on account of sex, चाहे मेल हो सकता है चाहे फीमेल हो सकता है, रिलीजियस चाहे कोई भी धर्म का हो, उसकी लैंग्वेजेस भी कोई हो, चाहे उसके कास्ट कोई हो, कोई भी भेदभाव नहीं। ये इस कास्ट का है, मेरे कास्ट का है तो मैं इसके साथ ऐसा करूंगा, ये मेरे गांव का है तो मैं इसको कुछ बोलूंगा नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। सबके साथ क्या होना चाहिए? इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। समझ गए पॉइंट्स को? अब आते हैं स्प्लिट द कोर्स पे। नेक्स्ट हमारा जो छठा पॉइंट है वो स्प्लिट द बॉडी, मतलब कहने का मतलब टीम वर्क। चलिए तो स्टार्ट करते हैं उसको, पहले आप इसको एक बार देख लीजिए। अब ध्यान दें यहाँ पे स्प्लिट द कोर का मतलब क्या हुआ? टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब सबको साथ में लेकर चलना, सबको साथ में लेकर चलना। ध्यान देना यहाँ पर एक कहानी बताऊंगा, जो कहानी हमारी समझ में आ जाएगी। स्प्लिट द कोर्स का मतलब यूनियन ऑफ स्ट्रेंथ, यूनियन ऑफ स्ट्रेंथ इसको बोल सकते हो। अगर मान लो एक बहुत ही बेसिक चीज है जो मुझे सीखना है यहाँ पे, बहुत इजी भी है, सबको साथ में लेकर चलना। अगर मैंने बोला कि कोई काम मुझे कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन ने दिया या ऑर्गेनाइजेशन ने दिया कि ये काम करना है, तो अगर सब साथ में लेकर अगर किसी काम को करेंगे तो काम क्या होगा? जल्दी हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब अगर उनके अंदर यूनिटी है, टीम वर्क है, तो काम क्या होगा? जल्दी होगा। समझ रहे वहां पे? बस इतना ही समझ जाओगे तो बस हो गया। एक एग्जांपल आपको बता देते हैं। अगर मान लो किसी कंपनी में है और उस कंपनी के मैनेजर्स ने मुझसे बोला कि ये पेन मुझे बनाना है, मुझे 100 यूनिट पेन बनाना है। कितने यूनिट बनाना है? ध्यान दीजिएगा पे 100 यूनिट पेन बनाना है। और हमारी कंपनी में कितने एम्प्लॉई हैं? 10 एम्प्लॉई हैं। 10 एम्प्लॉई को बोला कि 100 यूनिट ये क्या बनाना है? पेन बनाना है। तो 1 एम्प्लॉई पे कितना पेन आया बनाने का? 10 पेन आया। ध्यान दीजिए यहाँ पे कहानी बहुत अच्छी है। एक एम्प्लॉय पे 10 पेन बनाने की बात आ गई। मान लो सडनली एक एम्प्लॉय बीमार पड़ गया, एक एम्प्लॉय क्या पड़ गया? बीमार पड़ गया, वो नहीं आ पाया कुछ दिन बाद, या कोई चोट लग गई तो नहीं आ पाया। तो बनाने कितने यूनिट है? 100 पेन। तो 9 एम्प्लॉय जो रहेंगे वो कितने पेन बनाएंगे? 90 पेन बनाएंगे। लेकिन एक एम्प्लॉय का 10 पेन कम हो गया। मतलब क्या?
अब कंपनी वाला 90 पेन बनाकर तो नहीं रोकेगा ना, उसको तो 100 पेन बना रहेगा। तो अगर हमारे यहाँ पे यूनिटी नहीं रहेगी, टीम वर्क नहीं रहेगा, तो क्या ये 100 पेन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो अब क्या होगा यहाँ पे, तो ये जो 10 एम्प्लॉय थे, तो बच्चे जो 9 एम्प्लॉय हैं वो क्या बोलेंगे कि चलो अगर मेरे दोस्त को ये प्रॉब्लम्स हो जाती है तो उसका काम कौन करेगा? मैं कर दूंगा। उसका काम कौन करेगा? मैं करूंगा। तो 9 एम्प्लॉय ने क्या किया कि उसने क्या किया, एक एक पेन बढ़ा दिया। मैंने बोला कि चलो मैं 10 जहां पेन बनाता था वहां पे कितना पेन बनाऊंगा? 11 पेन बनाऊंगा। हो गया। तो वहां पे क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब उसने क्या किया, उस एम्प्लॉय के भी काम को अपना समझकर उसने कंपनी को दिया। मतलब उन सब के अंदर क्या है? टीम वर्क है। मतलब कि एक दोस्त है, अगर ये नहीं बंदा कर पाता है तो मैं उसके काम को मैं करूंगा साथ में लेकर, मैं उसके साथ दिन रात मेहनत करके मैं करूंगा। समझ गए वहां पे? तो ये होता है टीम वर्क। तो उसी को बोला गया रनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशंस इन द ग्रुप एक्टिविटी एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज आर वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारे अंदर टीम वर्क रहेगा, तो हमारे अंदर ग्रुप एक्टिविटी रहेगी, तो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्या कर सकते हैं? जल्दी कर सकते हैं। इन ऑल द एम्प्लॉय आर वर्किंग एज अ यूनियन। अगर सारे एम्प्लॉय को एक यूनियन की तरह एक एकता बनाकर काम करना चाहिए, सबके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, सबके अंदर ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी अगर काम होता है उसको जल्द से जल्द क्या कर देना चाहिए? सॉल्व करने में आसानी होती है। एंड एम्प्लॉय टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल इजीली, और जिसके द्वारा वो आसानी से किसी गोल को क्या कर सकता है? अचीव कर सकता है। तो जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे बताया, आप एग्जाम्पल एग्जाम में लिख सकते हो, एज अ शो कर सकते हो। समझ गया? तो स्प्लिट दी कोर्स। अब आते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जो हमारा 8वां पॉइंट है वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। अब हमारे पास जो एक पॉइंट है वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि सबको एक साथ लेकर चलना, सबको एक ही डायरेक्शन का मतलब दिशा, एक ही दिशा में लेकर चलना। मतलब कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उसी दिशा में लेकर चलना। भले हमने अपने अंदर 10 डिपार्टमेंट बना लिए, हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 डिपार्टमेंट बना लिए, तो उस 10 डिपार्टमेंट का एक ही क्या होना चाहिए? वन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ये काम मुझे करना है। सेम ऑब्जेक्टिव सबका। एक एग्जाम्पल समझो, इसमें एग्जाम्पल है, मान लो कि मुझे एक कार बनानी है, मुझे एक कार बनानी है। उस कार को बनाने के लिए क्या तुम सोचो कि अगर मारुति की कार बनानी है, टाटा की कार बनानी है, या मर्सिडीज बनाना है मुझे, तो क्या सब मर्सिडीज ही बनाती है? ग्लास भी मर्सिडीज की होती है? नहीं, हर एक का अलग अलग वर्क होता है। मतलब अगर डिपार्टमेंट ने कार बनाया तो कार बनाने का के लिए किसी ने ग्लास की सेटिंग किया, किसी ने ऊपर का कवर सेटिंग किया, किसी ने सीट की सेटिंग की, ठीक है। लेकिन उन सब का ऑब्जेक्टिव क्या था? कार बनाना था। तो यही बोला कि सबको एक दिशा में लेकर चलो। मतलब कि अगर कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि मुझे ये कार 10 दिन में कंप्लीट होनी चाहिए, तो हमारे अंदर 10 डिपार्टमेंट है, तो 10 डिपार्टमेंट का बस एक ही एम होना चाहिए कि ये एक ही ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि कंपनी को ये 10 दिन में ये कार खड़े करके मुझे देना है। समझ गया? तो सब कंपनी का एक ही एम, एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। तो ये लिखा गया, द प्रिंसिपल स्टेट दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान ऑफ द एवरी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि सबका क्या होना चाहिए? एक हेड और एक ही प्लान होना चाहिए। अगर उसका प्लान है मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो कंपनी को प्रॉफिट देकर रहेगा वो 10 के 10 डिपार्टमेंट। ईच ग्रुप इज द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द सेम ऑब्जेक्टिव। देखो बोला ना, सेम ऑब्जेक्टिव, एंड द ग्रुप विद द डायरेक्टर द वन मैनेजर यूजिंग द सिंगल प्लान। मतलब सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ये काम मुझे क्या होना चाहिए? कंप्लीट करना है। आ गया? एक कार का एग्जांपल दिया, वो कार को आप एग्जांपल में शो कर सकते हो। यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस आ गया यहाँ पे। तो जितने भी हमने 8 पॉइंट पढ़े वो 8 पॉइंट को एक बार रिवाइज कर लो, तब हम लोग आते हैं 9 से पॉइंट पे। देखो कितना इजी लग रहा है ना सबको? जो भी मुझे अभी देख रहे हो ऑनलाइन लेक्चर में, वो सबको इजी लग रहा होगा, कोई हार्ड मुझे नहीं लगता होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला ना, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख रहा हूँ। और दूसरी चीज मैंने ये भी बोला था कि सुनते सुनते याद करना है। जो मैं बोलूंगा उसको सुनो और उसको लिखने की प्रैक्टिस करो, और मुझे क्या करो? व्हाट्सअप करो कि सर मैंने ये चीज लिखा है, तो वो क्या है, राइट है कि रॉन्ग है। चलिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो गया। अब आते हैं 9वें पॉइंट। अब आते हैं हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर्स। ध्यान दो, इसका मतलब होता है ट्रांसफर। क्या होता है?
ट्रांसफर करना। टेन्योर्स का मतलब होता है ट्रांसफर। ध्यान देना यहाँ पे, एकदम बेसिक चीज है, समझिएगा यहाँ पे। बस वर्ड थोड़ा सा हार्ड है कि अरे क्या होगा इसका मतलब। अगर आपकी कंपनी में कोई वर्कर काम कर रहा है, सुनिएगा यहाँ पे, अगर आपकी वर्क में कोई कंपनी काम कर रहा है, वर्कर कोई काम कर रहा है आपकी कंपनी में, उससे कोई गलती होगी तो क्या आप उसको हटा दोगे? आप उसको हटा दोगे? मतलब छोटी मोटी गलतियां हुई तो आप क्या उसको हटा दोगे? कोई बड़ी गलती नहीं कर रहा है, बस छोटी सी गलती कर रहा है तो आपने उसको हटा दिया, उसका ट्रांसफर कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कौन बोला? हेनरी फॉयल्स ने। क्या बोला वहां पे कि अगर आपकी कंपनी में अगर छोटी भी गलती अगर एम्प्लॉय से होती है तो उसे माफ कर दो, उसको समझा दो, उसको माफ कर दो, न तो उसको ऑर्गेनाइजेशन से हटा दो या उसका ट्रांसफर कर दो। अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा? उसके अंदर डर बन जाएगा, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो अगर हमारी कंपनी में कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसको एक जॉब सिक्योरिटी दो, उसको बताओ कि तुम इस कंपनी में सिक्योर हो। तो एम्प्लॉय क्या सोचेगा, वर्कर क्या सोचेगा कि ये कंपनी में मैं सिक्योर हूं कि अगर कल के दिन मुझे कुछ होता भी है तो मुझे फैमिली को बेनिफिट्स मिल सकता है, या मेरा जॉब यहाँ पे सिक्योर है क्योंकि मैं अपनी फैमिली को आगे चलकर बहुत अच्छा भी कुछ कर सकता हूँ। समझ रहे ना? तो वही बोला वहां पे कि इसको एम्प्लॉय को एक इतना बेनिफिट्स दो, उसकी जॉब को सिक्योर बना दो, उसके जॉब को सिक्योर बना दो, उसको इनसिक्योर मत करो। अगर उसको आपने इनसिक्योर किया तो वो क्या करेगा? जॉब छोड़ देगा। अगर जॉब छोड़ेगा तो अगर मान लो उस एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दिया तो वो एम्प्लॉय अगर 10 भी अगर कुछ वर्क करता था, कुछ भी प्रोडक्शन का काम करता तो वो वहां पे रुक जाएगा। समय ना, वहां पे जो नया बंदा आएगा उसको ट्रेनिंग दो, कंप्लीट करो, तो वो भी क्या हो जाएगा? उसमें भी पैसा जाएगा। तो हर एक जितने भी एम्प्लॉय उनको क्या करो? ट्रांसफर ना करो, उसकी जॉब को क्या रखो? सिक्योर रखो। तो वही बोला गया है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजमेंट मस्ट बी प्रोवाइड द फेसिंग द जॉब सिक्योरिटी। क्या बोला गया? जॉब सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉइज बिकॉज विद द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, उसके अंदर कोई इनसिक्योरिटी की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है? द एम्प्लॉय कैन नॉट बी कंट्रीब्यूट देयर द मैक्सिमम। इट प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ क्रिएटिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग द एम्प्लॉय। ये जो एम्प्लॉय को लेकर जो मन में रहता है, बहुत अच्छी भावना हो जाती है कि मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा जॉब क्या है? सिक्योर है। सुना गया सबको? चलो इसको एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा स्केलर चेन। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस अपने को उसमें भी देखने को मिलेंगे, रीजन्स में भी। स्केलर चेन का मतलब क्या हुआ? एक सीधी डायरेक्शन में चलना, एक सीधे डायरेक्शन में चलना। अब ध्यान दो, यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम को बस आप समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा, पूरे पॉइंट समझ में आ जाएगा और आपको पढ़ना भी है। ये सबसे ऊपर वाला जो पर्सन होता है वो कौन होता है? टॉप मैनेजमेंट होता है। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन को पास करनी है, मतलब मान लो कि मुझे डी से अगर जी तक कोई इंफॉर्मेशन को पास करनी है तो डी वाले ने किसको इन्फॉर्मेशन दिया? सी वाले को। सी वाले ने किसको इन्फॉर्मेशन दिया? बी वाले ने। बी वाले ने किसको इन्फॉर्मेशन दिया? ए वाले को। ए वाले ने किसने दिया? ई को दिया। ई ने किसको दिया? एफ को दिया। और एफ ने किसको दिया? जी को दिया। मतलब कि सारे इंफॉर्मेशन पास हो गए, सबके पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई। तो मतलब आप जो भी चीज ट्रांसफर कर रहे हो या कोई भी डेटा अगर ट्रांसफर कर रहे हो या किसी को पास कर रहे हो तो वो क्या होगा? एक चेन के फॉर्म में होनी चाहिए, और जो चेन के फॉर्म में होनी चाहिए वही क्या होगा? स्केलर चेन। मतलब टॉप लेवल मैनेजर का जो होगा वो किसके पास जाएगा? मिडिल के पास गया। मिडिल वाला किसके पास गया? लोअर के पास गया। और लोअर वाले की इंफॉर्मेशन किसके पास गई? वर्कर के पास गई। मतलब टॉप लेवल की इंफॉर्मेशन किसके पास जा रही है? वर्कर के पास जाएगी। तो इससे क्या होगा? इंफॉर्मेशन क्या हो गई? सबके पास हो गई। अब ध्यान दो यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान रखना है, एक गैंग प्लैंक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में लिखने के लिए 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का आता है। गैंग प्लैंक का मतलब क्या हुआ? ध्यान से बताइएगा। अगर इन द केस अगर इमरजेंसी कंडीशन आ गई, मान लो कंपनी में आग लग गई, तो कंपनी में आग लग गई तो अब क्या करोगे? धीरे धीरे इंफॉर्मेशन पास करोगे तो कंपनी क्या हो जाएगी? जल जाएगी। तो वहां पे
तुरंत इंफॉर्मेशन अगर पास कर रहे हो किसी, अगर डी से मैंने जी को तुरंत इंफॉर्मेशन पास किया ना, तो इस बेस पे पास किया, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंगप्लैंक बोलते हैं। तो इमरजेंसी के केस में अगर स्केलर चेन के रूल्स को ना फॉलो करते हुए हम डायरेक्ट रूल को अगर फॉलो करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, गैंगप्लैंक। समझ में आ गया? मतलब कि बिना टाइम को कंज्यूम किए हुए, मतलब इमरजेंसी के केस में अगर हम लोग स्केलर चेन के रूल्स को ना फॉलो करके अगर हम सीधे रूल्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को अगर डायरेक्टली पास करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंगप्लैंक के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहीं पे ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया है जो मैंने यहाँ पे समझाया। एक एग्जाम्पल दिया गया है, समझ लीजिएगा। ए जनरल मैनेजर इन्फॉर्म अबाउट द डिसीजन टू द डिपार्टमेंट फंक्शन मैनेजर, डिपार्टमेंटल हेड को दिया। देन फंक्शनल मैनेजमेंट ने पास किसको किया, सुपरवाइजर को, एंड सुपरवाइजर ने किसको पास किया, फॉरमैन को पास किया। फॉरमैन किसको करेगा, वर्कर को करेगा, जो भी करना होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर हम कंटिन्यूअसली एक एक करके चल रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर चेन। और अगर वही इंफॉर्मेशन है द केस ऑफ इमरजेंसी में अगर हम लोग स्केलर चेन को फॉलो ना करके अगर हम डायरेक्टली किसी चीज को पास कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैंगप्लैंक। तो ये स्केलर चेन और गैंगप्लैंक हो गया। समझ गए यहाँ पे? तो ये हमारे पास 10वां पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 11 पॉइंट, क्या बोलता है प्रिंसिपल। अब आता है रेमिनेशंस। ध्यान दीजिएगा, रेमिनेशंस इंपॉर्टेंट है। रेमिनेशंस का मतलब क्या हुआ कि बदले में क्या मिल रहा है, बदले में उस पर्सन को क्या मिल रहा है। अब समझो यहाँ पे, ये नहीं कि डायरेक्टली मैंने उसको बोल दिया। अगर मैं कंपनी में एम्प्लॉय का काम कर रहा हूँ, अगर मैं किसी कंपनी में एम्प्लॉय का काम कर रहा हूँ तो मुझे उस कंपनी से क्या मिल रहा है, वो क्या एक्सेप्ट करेगा एम्प्लॉय, क्या मैं क्या एक्सेप्ट करूँगा। मैं कंपनी में एम्प्लॉय हूँ, वर्कर हूँ, तो मैं क्या एक्सेप्ट करूँगा, मुझे टाइम पे सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है, मुझे टाइम पे वेजेस मिलने चाहिए, इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए। यही चीज सोचेगा ना। क्या चीज सोचेगा, मुझे सैलरी टाइम पे दो, वेजेस टाइम पे दो, इंक्रीमेंट टाइम पे दो, और क्या दो, बोनस भी दे दिया करो। तो ये एक वर्कर यही चीज सोच के कंपनी में काम करता है। तो उसके दिल को ना तोड़ो, वो काम अगर उसका सैलरी बन रहा है जिस तारीख को, उस सैलरी दो। अगर नहीं दोगे तो क्या होगा, उसका मन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा कि टाइम पे सैलरी नहीं दे रहे हैं, टाइम सैलरी रोक दे रहे हैं। तो होता है ऐसा, अगर आपको कुछ टाइम पे नहीं मिलता है, किसी कंपनी में एम्प्लॉय बन जाओगे तो टाइम पे सैलरी नहीं मिलेगा, बॉस ने बोला कि नहीं आप नहीं मिलेगा सैलरी, आपको 10 दिन बाद मिलेगा, तो क्या करेगा, 10 दिन तक आप क्या करोगे, आपका दिल नहीं लगेगा और आप कंपनी में अच्छे से काम नहीं करोगे। तो वही बोला, हमें वर्कर को सैलरी टाइम पर देना चाहिए तो उनको अच्छा लगेगा। दूसरी चीज जो मुझे ध्यान रखनी है, हमेशा कॉम्पिटिटिव सैलरी दो। ध्यान दो, कॉम्पिटिटिव सैलरी दो। अगर मान लो कि ये मेरी कंपनी है और ये मेरे फ्रेंड्स की कंपनी है, अगर इस कंपनी में कोई वर्कर काम कर रहा है, अगर उस कंपनी में अगर किसी मैनेजर की सैलरी अगर मैंने 40,000 रखी है, तो इस कंपनी में भी ध्यान दो, अगर इस कंपनी में 40,000, तो क्या देखो कि इस कंपनी में मैनेजर की सैलरी 40,000 है, मतलब कि सैलरी सेम रखो या उससे ज्यादा दो। सैलरी मान लो कि मैं इस कंपनी में, मैनेजर के कंपनी में 40,000 है, मैं 30,000 दे रहा हूँ, तो अगर इसको ऑफर यहाँ से आएगा तो ये क्या करेगा, इस कंपनी में जाएगा। मतलब कि हमेशा जो दूसरे कंपनी से आप कॉम्पिटिटिव रखो कि उसके बराबर सैलरी दो या उससे ज़्यादा देने की कोशिश करो। उससे वर्कर्स क्या होगा, आपकी कंपनी में टिका रहेगा कि हाँ उस कंपनी में मुझे उतना मिल रहा है, मुझे भी इस कंपनी में क्या होना चाहिए, इतना मिल रहा है, तो कोई फर्क नहीं, लेकिन मुझे एक सारी फैसिलिटी तो मिल रही है ना। वो चीज़ उसके अंदर ये चीज़ भावना नहीं आएगी, लोग क्योंकि सैलरी पे ही सब टिके रहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, सबसे अच्छी पॉइंट्स वहाँ पे क्या है, अगर मान लो कि कंपनी को प्रॉफिट होता है तो शेयर होल्डर होता है, उसमें ओनर होता है, तो उसको पूरा प्रॉफिट ना दो, उसको पूरा प्रॉफिट ना दोगे, वर्कर्स को उसके जगह पे बोनस दो या उसका इंक्रीमेंट कर दो, वर्कर वहां पे क्या होगा, खुश हो जाएगा। तो वही बोला हेनरी फॉयल्स ने कि हमेशा एक एम्प्लॉय, एक वर्कर क्या चाहता है कि मुझे कंपनी से क्या मिल रहा है, मुझे कंपनी से सैलरी टाइम पे मिल रही है कि नहीं, कंपनी से वेजेस मिल रहा है कि नहीं, कंपनी से इंक्रीमेंट मिल रहा है कि नहीं, कंपनी से बोनस मिल रहा है कि नहीं। ये चीज़ पे प्रॉपर एम्प्लॉय पे ध्यान दिया करो। हमेशा ये कंसीडर किया करो कि जो भी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है
तो कंपनी का प्रॉफिट में कुछ कंपनी का प्रॉफिट अपने वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, उसको बोनस के रूप में दो, जिससे वर्कर क्या होगा, खुश होगा। हमेशा कॉम्पिटिटिव सैलरी देने की कोशिश करो। अगर वर्कर कंपनी में काम कर रहा है तो अगर बगल वाली कंपनी में जितनी सैलरी है उतने बराबर दो या उससे ज्यादा देने की कोशिश करो। तो ये हमारे पास हो गया क्या, रेम्युनरेशंस। समझ गया वहां पे। तो मैंने एग्जांपल नीचे लिखा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे वही लिखा गया है, if the particular year in the year organization had earned more profit, a part of giving the extra profit shareholder and owner, some part profit must be given the employee of the bonus। जो मैंने अभी एग्जांपल बोला तो वही चीज यहाँ पे आपको लिखना है। समझ गया क्या बोला मैंने, रेम्युनरेशंस। अब आते हैं ऑर्डर। अब आता है 12 पॉइंट ऑर्डर। 12 जो प्रिंसिपल है वो ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब कमांड से नहीं है, कमांड अलग हो गया, ऑर्डर अलग हो गया। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे सीक्वेंस से है, ध्यान देना यहाँ पे सीक्वेंस से मतलब है। बोलते हैं ना प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करो, अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट क्या से इसका मतलब है। अब ध्यान दें यहाँ पे, इसको हम बोल सकते हैं प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मैन्स एंड मटेरियल। सीधे एक वर्ड में बोल दो, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल्स। अब यहां से समझो, यहाँ पे किसी भी सामान को रखने का प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, ये होता है ऑर्डर। एक एग्जांपल समझो, अगर आप एक मॉल में जाते हो या आपकी खुद की दुकान आप चलाते हो तो आप क्या करते हो। अगर आप किराने की दुकान है, ग्रोसरी की शॉप है, तो आपने क्या किया कि शैम्पू एक अलग सीक्वेंस में रखा, अलग जगह शैम्पू के सारी वैरायटी एक जगह रखा, साबुन सोप की सारी वैरायटी एक जगह रखा, क्रीम्स की पूरी वैरायटी एक जगह रखा, ठीक है, जितने भी दाल से दाल की सारी वैरायटी एक जगह रखा। इससे क्या होगा, अगर मैं गया सामान लेने आपकी दुकान पे तो क्या होगा, जितने भी साबुन की वैरायटी है सब एक जगह रखेगी तो मैं आसानी होगी मुझे ढूंढने में। वहां पे क्या बचेगा, मेरा टाइम बचेगा। क्या बचेगा, टाइम। सबसे पहला पॉइंट टाइम का कंज्यूमिंग होगा। तो जो भी हम सामान लेते हैं उसको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज रखो। सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर कोई वर्कर काम कर रहा है, देखो हेनरी फॉल्स से बता रहा हूँ, कोई वर्कर काम कर रहा है उसका फिक्स प्लेस कहाँ होना चाहिए, मशीन कहाँ पे होनी चाहिए। अगर कोई वर्कर काम करना चाहिए तो उसको खाने पीने की व्यवस्था कहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है, उसका केबिन कहाँ पे होना चाहिए, कैंटीन कहाँ पे होना चाहिए, जो एम्प्लॉय के टूल्स होते हैं वो टूल्स कहाँ पे होने चाहिए, ये सब ध्यान रखना है। मतलब क्या बोला, फिक्स प्लेस होना चाहिए, मशीन कहाँ पे सेटअप होना चाहिए, मशीन के जो टूल्स होते हैं वो कहाँ पे रखने चाहिए, वर्कर्स को लेकर ध्यान देना है कि वर्कर्स कहाँ का केबिन कहाँ पे होना चाहिए, वर्कर्स का कैंटीन कहाँ पे होना चाहिए। ये सब प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए, सब कुछ मेंटेन करके रखना है। तो ये बोला गया अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल पीपल एंड द मटेरियल्स शुड बी द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सही जगह पे सही सामान को रखो। इट मीन्स देयर प्रॉपर अरेंजमेंट मटेरियल्स बी द मस्ट एट द राइट प्लेस। मतलब कि जो भी हमारे पास मटेरियल्स है उसको प्रॉपर अरेंजमेंट करके रखो। It means human resources and materials should be the right place and the right time, the maximum efficiency। एक एग्जांपल यहाँ पर रखा है, if the worker is needed tools in the must know the which box and tools room with the found and the need the guidance of superior must to fix cabin। ध्यान दो यहाँ पे वही चीज मैंने बोला कि एक प्रॉपर टूल्स रखो, एक मशीन रखो। मान लो कि अगर एक टूल्स के जगह है उस जगह पे सारे टूल्स है, मान लो मशीन खराब हो गई तो सुपरवाइजर को जरूरत पड़ी तो सुपरवाइजर क्या करेगा, उसको पता है ना कि सारे टूल्स यहीं पर रखे जाते हैं, तो क्या करेगा, वहां से टूल्स निकाल कर दे देगा। पता चला कि वर्कर्स ने टूल्स इधर रख दिया, किसी वर्कर का यहाँ रखा जा रहा है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो उसको ढूंढने में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम्स हो जाएगी। जब ढूंढने में प्रॉब्लम्स हो जाएगी तो उतना टाइम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसीलिए बोला गया कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो उसमें जो प्रॉपर मैन्स के हैं चाहे मटेरियल्स होते हैं उसका प्रॉपर क्या होना चाहिए, अरेंजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। तो ये होता है ऑर्डर, ठीक है। अब आते हैं 13 पॉइंट पे। 13 पॉइंट हमारा क्या बोलता है। अब आता है मेरा 13 पॉइंट इनिशिएटिव। 14 प्रिंसिपल में से हम लोगों ने 12 प्रिंसिपल पढ़ लिए, हमारे पास आता है 13 हमारा क्या बोलता है प्रिंसिपल, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है सजेशन, सजेशंस। ध्यान देना यहाँ पे। अब यहाँ पे एक वर्ड समझो, सजेशंस। अगर कंपनी में आप एम्प्लॉय हो, ठीक है, या आप मान लो आप मैनेजर्स हो कंपनी में, तो आप वर्कर की सजेशन को भी मान के चलो।
अगर वर्कर्स आपको सजेस्ट करता है कि ये काम सर ऐसे होना चाहिए, तो आप उसको फॉलो करो। आपने उसके सजेशंस को ठुकरा दिया, आपने उसके इनिशिएटिव को ठुकरा दिया, तो वो क्या करेगा, उसका दिल टूट जाएगा कि मैंने ये सजेशंस दिया, सर ने नहीं लिया। होता है कभी कभी ऐसा, ठीक है। या आप उसे समझा देते हो कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, तो उसका भी होता है। कोई भी काम करने से पहले वर्कर से उसकी राय ले लिया करो। क्या बोला हेनरी फॉल्स ने, कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले वर्कर से राय ले लिया करो कि ये काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप खुद से नहीं उस पर थोप सकते कि ये काम करके दो, ये गलत बात होती है, ठीक है। तो वर्कर से राय ले लिया करो कि ये काम पॉसिबल है, हो जाएगा कि नहीं लिया। एम्प्लॉय को खुद से डिसाइड करने दो कि वो काम कितने दिन में करेंगे। ये दूसरा उन्होंने बोला कि एम्प्लॉय को खुद से डिसाइड करने दो कि वो काम कितने दिन में कर लेंगे। अगर एम्प्लॉय ने बोला 40 दिन में ये काम कर लेंगे, प्रोडक्शन हो जाएगा, तो आप उसको अपने ऊपर लेकर। अगर देखो, जब एम्प्लॉय ने को अगर आप डिसाइड करने का डिसीजन खुद से लिया है, तो एम्प्लॉय के अंदर, वर्कर्स के अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि मुझे ये काम करके देना है। वो अच्छे से काम को क्या करेगा, तो इसका मतलब होता है इनिशिएटिव। मतलब इनिशिएटिव मीन रिफर्स टू द टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, इट आल्सो मीन द थिंकिंग द न्यू आइडिया। इसका मतलब क्या हुआ, थिंकिंग द न्यू आइडिया, नए आइडिया को क्या करो, वर्कर्स से लो या वर्कर्स को आप दो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द मैनेजर शुड बी द एनकरेज ऑफ एम्प्लॉय देयर द इनिशिएटिव। The employee should be come of the new idea and the manager should be the welcome the idea। अगर कोई एम्प्लॉय अगर न्यू आइडिया लेकर आता है आपके पास, तो आप उसका वेलकम करो, स्वागत करो कि हाँ आपके मैं आइडिया को क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। ये ना कि उसको आप अलग कर दो, नहीं पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या होगा, वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, उसका दिल टूट जाएगा और वो क्या करेगा, वो प्रोडक्शन का उस दिन का पूरा काम क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इनिशिएटिव। अब लास्ट हमारा पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन एंड द डिसेंट्रलाइजेशन, ये हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे सीखना है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है ना सेंटर का मतलब क्या होता है, केंद्र, ठीक है। एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, पूरी पावर मेरे हाथ में, समझिएगा यहाँ पे, मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, पूरी पावर मेरे हाथ में। टीचर, क्लर्क, किसी को भी अगर डिसीजन लेना है तो वो मेरे से लेगा। क्या बोला कि अगर किसी को भी डिसीजन लेना है तो क्या करेगा, मुझसे लेगा। टीचर को कुछ भी अगर पूछना हो मुझसे आकर पूछेगा, क्लर्क को कोई कुछ काम है तो मुझसे आकर पूछेगा। तो ये इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रलाइजेशन। मतलब किसी एक के अंडर में पूरा वर्क होना चाहिए। अगर कोई बड़ी सा ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन हेड होना ही चाहिए जो सेंट्रलाइजेशन का काम करेगा। समझ गया, एक मेन हेड होना चाहिए, मतलब कि एक सेंटर हेड होना चाहिए। समझ गया वहाँ पे, मतलब मेरा पूरा, मैं क्या हो गया, पूरा एकदम सेंटर में हो गया। मैं प्रिंसिपल हूँ तो मेरे से सब होगा, मतलब पूरा पावर अपने हाथ में मैंने क्या करके रखा है, लेके रखा है। यानी कि पूरे ये सिर्फ एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, छोटे ऑर्गेनाइजेशन की नहीं, ठीक है। अब आता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि उस पावर को, अगर टीचर का काम हुआ तो टीचर को मैंने को छोटे में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया कि आप इस क्लास को संभालोगे, आप इस क्लास को संभालोगे, आप इस क्लास को संभालोगे। क्लर्क को मैंने क्या बोल दिया कि आप इस डिपार्टमेंट को संभालोगे, ये प्रोसेस देखोगे। तो ये क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन। वही डिवीजन ऑफ वर्क की बात आ गई, डिसेंट्रलाइजेशन। तो एक सेंटर हो गया और उसके अंदर क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, ठीक है। मेन पावर किसके हाथ में है, मेरे हाथ में। मेन पावर किसके हाथ में, मेरे हाथ में, मतलब किसके हाथ में, प्रिंसिपल के हाथ में। कुछ पावर मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कुछ पावर मैंने क्लर्क को दे दिया, कुछ पावर मैंने सुपरवाइजर को दे दिया, कुछ पावर मैंने एचओडी को दे दिया। इतना समय गया, तो ये क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन। अब मान लो जब कंपनी बड़ी होगी, तो जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बड़ा है तो डिसीजन लेने का मेन पावर सेंट्रलाइजेशन का होगा, और जो छोटे मोटे डिसीजंस होंगे वो कौन लेगा, डिसेंट्रलाइजेशन का पर्सन। अगर हमारे पास छोटी कंपनी की एग्जांपल समझो कि अगर एक पास दुकान है, उसमें 3 एम्प्लॉय, एक मैं मालिक, 2 नौकर। मैंने बोल दिया कि तुम अपना डिसीजन खुद से लो, तो क्या करेगा नौकर, तो तुम्हारा पूरा पैसा लेकर भाग जाएगा, खा जाएगा पूरा पैसा। तो उस एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उसमें सेंट्रलाइजेशन का होना जरूरी है, डिसेंट्रलाइजेशन का होना जरूरी नहीं है।
समझ गया वहाँ पे। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यही हुआ। तो बोला गया सेंट्रलाइजेशन रिफर टू द कंसंट्रेशन ऑफ पावर ऑफ, या उसको क्या बोलते हैं, अथॉरिटी। इट्स सम ऑर्गेनाइजेशन द पावर वेस्टेड द हैंड फ्यू हैंडेड, मतलब कुछ पावर मैंने किसको दे दिया, कुछ लोगों के हाथ में दे दिया। एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए डिपार्टमेंटल हेड, मैनेजर को हैंडल करने के लिए बना दिया, सुपरवाइजर बना दिया। तो ये क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आ गया, और सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या हो गया, अथॉरिटी आ गई पूरी। आगे समय। तो ये मेरा आज का जो हेनरी फॉयल्स होता है वो कंप्लीट हुआ, और मैं आशा करता हूँ कि सबको ये क्या हो गया, समझ में आ गया। जो भी स्टूडेंट मुझे लाइव सेक्शन में भी देख रहे हैं, तो वो मुझे आज जितने भी 14 पॉइंट्स हैं, सबसे पहले वो 14 पॉइंट्स के नाम याद करो, देन उसके बाद सारे पॉइंट्स को ओन वर्ड में लिखने की कोशिश करो, प्लस उसके साथ एक एग्जाम्पल जरूर डालिएगा, क्योंकि आपके लिए वो बेटर होगा किसी को समझाने के लिए। ठीक है, ये लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तब भी कमेंट करिए, बुरा लगा तब भी कमेंट करिए। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट मुझे लाइव सेक्शन में भी देख रहे हैं, तो मैं आशा ये वीडियो आपको 2 या 3 दिन में आपके यूट्यूब चैनल पे भी सक्सेस पॉइंट मैथ्स की पाठशाला में अपलोड हो जाएगा। आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज रहते हैं आपको टाइम पे टाइम मिलते रहें। थैंक यू।